सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 20 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तमिलनाडु गवर्नर्स एक्शन फोर्स सुप्रीम कोर्ट टू स्टेप इन। तो क्या है ये न्यूज़ पूरी? तो ये आर्टिकल 143 से रिलेटेड है, जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होती है सुप्रीम कोर्ट की उस पर। तो क्या होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कि इस पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पे। तो दो टाइप का रेफरेंस होता है, या तो वो लॉ या फैक्ट के उस क्वेश्चन पे वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चूज़ टू गिव इट्स ओपिनियन, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। बट कोई भी अगर रेफरेंस जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ के अंडर या कोई एग्रीमेंट हुआ है या कोवेनेंट्स के अंडर अगर उनसे रेफरेंस मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन होता है वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है ना, ऑन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर गवर्नमेंट। तो अब बैकग्राउंड क्या है कि तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने 10 स्टेट बिल्स को जो है पेंडिंग रखा 2020 से, और उसको एसेंट नहीं दे रहे थे, और या तो रिटर्न कर दे रहे थे या रिजर्व कर दे रहे थे उनके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो 8 अप्रैल 2024 को दो सुप्रीम कोर्ट की जज बेंच ने ये बोला कि जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट जो भी स्टेट्स बिल्स होते हैं उन पे दे मस्ट डिसाइड विद इन 3 मंथ्स, और अगर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तो बिल विल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड एज डीम्ड एसेंट। तो उसको डीम्ड एसेंट माना जाएगा कि वो पास हो गया है। और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लिया गया था बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसके अंडर ये डिसीजन लिया गया। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि जो है सुप्रीम कोर्ट ये फिक्स नहीं कर सकता टाइमलाइन, जो 3 मंथ्स की टाइमलाइन दिया है, और जब इस चीज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रहा है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का बोलना है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने रेफ़र किया मैटर अंडर आर्टिकल 143 जो मैंने बताया आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, और ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया जा सके इस पर। तो अब इशू क्या है बेंच के सामने कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर सकता है टाइमलाइन गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए ताकि वो बिल पे एक्ट करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रेस्क्राइब कर रहा है टाइमलाइन। और इसमें आर्टिकल 142 यूज़ करना वो सही है कि नहीं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। और क्या ये जो डीम्ड एसेंट है वो एनक्रोच करता है पावर जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिबेट में है, वो आर्टिकल 200 को लेके हैं कि गवर्नर का ऑप्शन जो भी रहता है, जो स्टेट बिल्स उनके पास आते हैं कि उसको एसेंट देना, विदहोल्ड करना, रिटर्न करना या रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए, ये आर्टिकल प्रोविजन डिबेट में है। आर्टिकल 201 जो प्रेसिडेंट का एसेंट देने का पावर होता है रिजर्व बिल्स पे, कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उसको 3 मंथ का टाइमलाइन डीम्ड एसेंट मानने के लिए दिया। आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट, जिसमें कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी। फिर जो सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया एंड चाइना हैव फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड चाइना हैव चांस टू रीसेट टाइज आफ्टर रिसेंट सेटबैक सेज चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि चाइना का बोलना है कि इंडिया और चाइना के टाइज इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूविंग अपॉर्चुनिटी है, और जो भी पास्ट के सेटबैक्स हैं जैसे कलवान का टेंशन हो गया, वो उसने किसी को बेनिफिट नहीं किया। और उन्होंने इनवाइट किया पीएम मोदी को अटेंड करने के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो होने वाला है तियानजिन में, उसमें। और इंडिया का क्या पोजीशन है कि मोदी जी ने बोला कि बेसिकली स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और कंस्ट्रक्टिव टाइज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और ये एसेंशियल है फॉर रीजनल एंड ग्लोबल पीस, और एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की जो है ज़रूरी है बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए। और उन्होंने जो चाइना का इनविटेशन है एससीओ समिट तियानजिन के लिए, वो एक्सेप्ट किया बेसिकली मोदी जी ने। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने बोला कि जो है एक फास्टर ट्रूप डिसंगेजमेंट की ज़रूरत है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और रेज़ किया जो इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू का, और रिमाइंड किया चाइना को जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एंटी टेरर मैंडेट है उस पर। तो अब बेसिकली यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली 2001 में फाउंड हुआ था संघाई में, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। टोटल मेंबर्स इसमें 9 हैं। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? चाइना है, रशिया है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान,
और नए मेंबर्स जो इसमें ज्वाइन हुए हैं वो इंडिया और पाकिस्तान 2017 में, और लेटेस्ट मेंबर ईरान 2023 में ज्वाइन हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कि रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रमोट करना, जो 3 ईविल्स हैं टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म, उसको कॉम्बैट करना, स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, एनहांस करना कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस, प्रमोट करना एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, काउंटर बैलेंस करने के लिए जो भी वेस्टर्न डोमिनेंस है उसका। और की ऑर्गन्स इसके देखें तो जैसे कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर हो गया, और जो कि ताशकंद में बेस्ड है, जो कि फोकस करता है आपका काउंटर टेररिज्म पे, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस एयर कवर यूरोपियन यूनियन ट्रूप्स में भी पार्ट ऑफ यूक्रेन सिक्योरिटी प्लेस ट्रम्प। तो ट्रम्प का क्या स्टैंड है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी गारंटीज़ पे। तो यूएस ने बेसिकली यूक्रेन को एयर सपोर्ट देने की बहुत बात की है कि एयर सपोर्ट पॉसिबल है यूक्रेन के लिए, कोई भी ग्राउंड सपोर्ट देने से मना किया है। और यूरोप में जैसे फ्रांस और जर्मनी, यूके हो गए, ये सारे जो है ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। और ट्रम्प ने कोई भी जो है ग्राउंड डिप्लॉयमेंट की बात नहीं की है या नाटो मेंबरशिप की बात नहीं की है यूक्रेन के लिए। और मेजर स्टिकिंग पॉइंट्स इसमें क्या रहे कि सिक्योरिटी गारंटीज़ जो बेसिकली यूक्रेन चाहता है अपने लिए पीस फायर टॉक्स में, और स्टेट ऑफ जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर ली टेरिटरीज यूक्रेन की, जैसे डोनबास हो गई, उस पर स्टैंड और वापस चाहता है वो। और ट्रम्प का स्टैंड क्या है, यूक्रेन जो है वो एक्सेप्ट करे लॉस ऑफ टेरिटरीज जो है, और इन रिटर्न उसको पीस डील मिलेगी। और ट्रम्प ने बोला कि बेसिकली यूक्रेन अभी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है ताकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज कर सके, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए रियलिटी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन बंगाल सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व शोज सब्सटैंशियल इंक्रीज सर्वे। तो जो सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व है बेसिकली वहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का सर्वे कराया गया। उस सर्वे में बेसिकली यहाँ पे 2024 और 25 का कंपैरिजन किया गया है कि एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो 2025 की है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की सुंदरबंस में 220 से 224 है, जो कि पहले 2024 में 2004 से 34 के बीच में थी, तो बढ़ गई है। जिसमें एडल्ट्स लगभग जो है 125 हैं, जुवेनाइल्स 88 हैं, और से 41 बढ़े हैं 2024 से। हैचलिंग्स 23 हैं, जो कि दो इंक्रीज़ हुआ है 2024 से। तो हैचलिंग क्या होता है, हैचलिंग बेसिकली कोई नया हैच बेबी होता है क्रोकोडाइल का, जो कि जस्ट उसने अंडे से बाहर आया है। और बिगेस्ट जंप जो है वो हैचलिंग्स का ही है, जो कि रेयर साइट है सुंदरबन टेरेन में, और सक्सेसफुल साइन है ब्रीडिंग का और कंजर्वेशन का। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट रेप्टाइल हैं वर्ल्ड के, और मोस्ट वाइड स्प्रेड हैं और सारे क्रोकोडाइलियंस में, और एपेक्स प्रीडेटर होते हैं कि जो है इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन करते हैं बाय फीडिंग ऑन कार्कासेस एंड रेगुलेटिंग प्रे पॉपुलेशन। तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है इनका, उड़ीसा के स्वैम्प्स और रिवर्स में मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार कोस्टल एरियाज़ में मिल जाएंगे। और IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है ये। साइट्स में अपेंडिक्स 1 स्टेटस है, और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आते हैं। और जो सर्वे मेथड यूज़ किया गया वो सिस्टमेटिक फील्ड सर्वेज, GPS मैपिंग, हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन, ये यूज़ किया गया। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो एक भागलपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, जो कि 1976 का है, वेस्ट बंगाल का, और जो कि ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर बनाने की बात करता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। और ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है मॉनिटरिंग और हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए डिकेड से इनके। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्स स्प्लिट ऑफ सुप्रीम SC रिजर्वेशन शेयर। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इंटरनल रिजर्वेशन फॉर SCs। तो पहले क्या है कि यहाँ पे डिमांड हो रही थी इंटरनल रिजर्वेशन के लिए दलित्स के अंडर ही, और काफ़ी डिकेड से। तो डिफरेंट जो SC सब ग्रुप्स हैं उन्होंने वो उनको लगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशंस का, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया स्टेट का पावर कि वो इंटरनल रिजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकता है विद इन सुप्रीम शेड्यूल कास्ट कोटा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके लिए बेसिकली HN नागा मोहन दास कमीशन बनाया रिकमेंड करने के लिए फ्रेमवर्क। तो कैबिनेट का डिसीजन ये है कि जो सब कैटेगरीज हैं, जो 17% रिजर्वेशन मिलता है SC कोटास को, उसमें 6% जो है दलित राइट्स होलियास को मिले, और 6% दलित लेफ्ट मदिगास को। और जो टचेबल कास्ट हैं जैसे कि लंबनी, कुरामा, कुराचा, भोविस और 59 स्मॉल कम्युनिटीज़, इनको 5% जो है रिजर्वेशन मिले। तो एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा इसके लिए मानसून सेशन में, और एक हिस्टोरिक स्टेप है रिजॉल्व करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग जो दलित सब कास्ट रिजर्वेशन कॉन्फ्लिक्ट है कर्नाटका
में उसके लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली अमीबा कॉजिंग पैम डिटेक्टेड इन वेल वाटर इन कोजीगोड़े। तो यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली कि एक अमीबा है, एक सेकेंड, जिसका नाम है नेग्लेरिया फॉलरी डिटेक्टेड इन केरला। वो केरला में डिटेक्ट हुआ है। तो नेग्लेरी फॉलरी है क्या बेसिकली, ये एक फ्री लिविंग अमीबा है ना, जो कि वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे पॉन्ड्स, वेल्स, लेक्स, पुअरली क्लोरिनेटेड पूल्स, इन सब में। और ये इससे क्या होता है बेसिकली, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलिटिस होता है, जिसे पैम बोलते हैं। एक रेयर और नियरली फैटल ब्रेन इन्फेक्शन है ये। तो ये काफ़ी ब्रेन इन्फेक्शन डिजीज़ है ये। और इन्फेक्शन जो है वो होता है बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू, जब वो नोज़ में एंटर करता है और ये फिर ट्रैवल करता है ब्रेन में नोज़ के थ्रू। पहले वो कंटेमिनेटेड वाटर से नोज़ में आता है, फिर नोज़ से ट्रैवल करता है ब्रेन में। और ये ड्रिंकिंग वाटर से स्प्रेड नहीं होता है ना, या पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी स्प्रेड नहीं होता है। तो कंसर्न क्या है कि इसका फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है ना, और 95% से ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है इसमें। सिम्टम्स वही हैं, हेडेक होगा, फीवर, नोजिया, स्टिफ नेक, सीजर, कन्फ्यूजन, प्रोग्रेसिव, कोमा और डेथ भी हो जाते हैं एक्सट्रीम केसेस में। और डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट है अर्ली, और ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। जो प्रिकॉशंस बताते हैं कि स्विमिंग और बाथिंग, जो अनट्रीटेड वार्म वेस्ट वाटर है उसमें ना स्विमिंग या बाथिंग ना करें, और बॉइल्ड और क्लोरिनेटेड वाटर यूज़ करें नेज़ल क्लीनिंग के लिए, है ना। और प्रिवेंट करें वाटर जो आपके नोज़ में एंटर करता है बाथिंग और स्विमिंग के टाइम पे। और प्रॉपर क्लोरिनेशन रखें वेल्स और टैंक्स में, ये इसके लिए बताते हैं, जो कि एक नेगेलिरिया फॉलरी जो है अमीबिक डिजीज़ है उसके लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कर्नाटका असेंबली पासेस बिल फॉर गिग वर्कर्स वेलफेयर। तो अब कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल आया है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। तो उसमें क्या है बेसिकली कि जब गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स हो गए, राइड हेलिंग हो गया, ऐप बेस्ड सर्विसेज हो गया, जैसे जोमेटो हो गया, कैब सर्विसेज हो गया, तो इन सब में जो काम करते हैं वो सब। और तो कंसर्न क्या है कि उनकी काफ़ी लो वेजेस हैं, काफ़ी लंबे वर्किंग आवर्स हैं, हेल्थ रिस्क होता है, और सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि एक डेडिकेटेड लॉ ला रहा है गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। तो की प्रोविजंस कुछ इसके हैं कि जो एग्रीगेटर्स हैं जो इनको काम देते हैं उनसे वेलफेयर फी ली जाएगी, 1 से 5% वेलफेयर फी चार्ज की जाएगी पर ट्रांजैक्शन, जो भी गिग वर्कर्स करेंगे उस पर। और ये जो है कलेक्ट किया जाएगा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर से, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला, उबर एटसेट्रा। और वेलफेयर फंड बनाया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए, जो कि उनकी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर फंड इंश्योर करेगा। और सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा कि जो है गिग वर्कर्स से थोड़ा बहुत स्मॉल शेयर लिया जाएगा, और एग्रीगेटर का कंट्रीब्यूशन जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इन सब का मेन सोर्स रहेगा उसमें। और जो ग्रांट्स इन एड कुछ कुछ रहेंगे सेंटर, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका 5% से जो है कम जो फंड है वो यूज किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, है ना। और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें कि रजिस्टर करेगा वो गिग वर्कर्स को, एग्रीगेटर्स को, और जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे वेलफेयर स्कीम, जैसे कि हेल्थ में हो गया, इंश्योरेंस, इनकम सिक्योरिटी में इनके लिए। और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा। फोकस एरिया क्या रहेगा, इनकम सिक्योरिटी, मिनिमम एश्योर्ड अर्निंग करना इनके लिए। हेल्थ कंसर्न जो कि लॉन्ग आवर्स, पॉल्यूशन, टू व्हीलर राइडिंग, इन सब को फोकस एरिया रहेगा। रीजनेबल वर्किंग कंडीशन रहे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कि गिग वर्कफोर्स में इंडिया का अगर शेयर देखें तो 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे 2020-21 में नीति आयोग के हिसाब से। और जो प्रोजेक्टेड है कि बेसिकली 23.5 मिलियन वर्कर्स हो जाएंगे 2029 से 30 के बीच में। और गिग वर्कर्स जो है लगभग एज लो एज 1800 पर डे वो जो है अर्न करते हैं बाई वर्किंग 16 आवर्स। कोई भी फॉर्मल बेनिफिट नहीं है उनके पास, जैसे पीएफ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब। और ये बिल इंश्योर करता है उनकी सोशल सिक्योरिटी। और रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेटर्स, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स देयर फॉर्मल रिकॉग्निशन इन कर्नाटका। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, बेसिकली बिल गिव्स अन इलेक्शन कमीशन अनफेटर्ड डिस्क्रिशन। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में है बेसिकली, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस है उनकी राय है उस पर, कि जो प्रपोज्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल 129th अमेंडमेंट बिल, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी बोल रहे हैं, इसमें की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस और जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस है वो एक साथ कराने की। अभी क्या है अलग अलग होते हैं,
तो उनको एक साथ कराने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बिल है वो अंडर रिव्यू है अंडर बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो अब ये बिल में कर क्या रहे हैं कि ये प्रपोज कर रहे हैं कि इंसर्ट करने का आर्टिकल 82A, इस पे कंट्रोवर्सी बता रहे हैं कि कंसर्न्स क्या रेज किए फॉर्मर सीजीआई ने कि ये अनफेटर्ड पावर डिस्क्रिशन देता है इलेक्शन कमीशन को। इसका जो क्लॉज 5 है ना, उस पे ये अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन को, वो डिसाइड कर सकता है कोई भी असेंबली इलेक्शंस जो है वो लोकसभा पोल्स के अंडर कैन नॉट बी हेल्ड विद लोकसभा पोल्स। तो अगर कोई भी जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन है वो चाहे तो उसके डिस्क्रिशन पे है कि वो लोकसभा पोल्स के साथ ना कराए। तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिशन देता है इलेक्शन कमीशन को, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का भी वायलेशन है जो कि आर्बिट्री और वायलेट कर सकता है आर्टिकल 14 को और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। तो एक्सेस पावर दी गई है बियॉन्ड आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल का है। उसमें क्या है कि बेसिकली जो आप अगर अगर ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ नहीं कराया गया तो वो एक टाइप का पोस्ट बेसिकली इनडायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रूल ही होगा जो कि अंडरमाइन करेगा फेडरल स्ट्रक्चर को। और प्रैक्टिकल इश्यूज हाईलाइट किए हैं कुछ, जैसे कि बिल जो है वो रिड्यूस नहीं करता है पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तब भी अप्लाई होगा है ना जब स्टेट असेंबलीज प्री मेच्योरली डिसॉल्व हो जाएंगी, तब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा। तो उसमें वो बोल रहे थे कि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन में, बट यहाँ पे अगर प्री मेच्योर असेंबली डिसॉल्व होती तब भी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। तो अब बेसिकली जो इनका ऑब्जेक्टिव है सिंक्रोनाइज करने का इलेक्शन ताकि डिसरप्शंस ना हो, तो वो हो सकता है अचीव ना हो, ऐसा इनका बोलना है। तो अभी बेसिकली जस्टिस खन्ना 5th फॉर्मर सीजीआई हैं जिन्होंने ऐसी लीगल इन्फॉर्मिटीज को बिल में हाईलाइट किया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे बेसिकली 1 सीट रिजर्व फॉर SC/ST ऑन बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोर्ड्स हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड में 2 वुमेन्स की सीट रिजर्व रहेगी और SC/ST रिजर्वेशन की 1 सीट रिजर्व रहेगी। तो इससे बेसिकली इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रमोट होगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में और डाइवर्सिटी इंश्योर करता है सोशल जस्टिस विद इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे लोकसभा पासेस बिल टू सेटअप IIM इन गुवाहाटी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 पास किया गया जिसमें कि IIM गुवाहाटी असम बनाने की बात की गई है और ये सेकंड IIM होगा नॉर्थ ईस्ट का। पहले जो नॉर्थ ईस्ट में IIM है वो IIM शिलोंग है फर्स्ट, और अभी सेकंड IIT गुवाहाटी बनाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए 550 करोड़ रुपए ग्रांट सैंक्शन किए गए। तो ये हायर एजुकेशन बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट स्टडीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और स्ट्रेंथन करेगा रीजनल डेवलपमेंट और स्किल जो इकोसिस्टम है उसको। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस बिल टू बैन रियल मनी गेमिंग फर्म्स। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि Dream11, MPL, पोकरबाजी, रमी एप्स, ये सब मनी गेमिंग फर्म जो हैं उसके लिए एक बिल लाई है गवर्नमेंट जिसमें कि प्रमोशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने किया क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बिल ताकि रियल जो मनी गेम्स हैं उनको प्रोहिबिट किया जा सके, और ये फैंटेसी स्पोर्ट्स इंक्लूड करेगा जैसे Dream11 हो गया, MPL हो गया, पोकरबाजी हो गया, रमी एप्स हो गया जो कार्ड गेम्स हैं। तो अब बेसिकली मतलब क्या है जो मनी गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग है वो कि डिपॉजिट करना मनी या अदर स्टेक्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मॉनेटरी और अदर अचीवमेंट्स, ये डेफिनेशन दी गई है। और इसको अब बेसिकली जो है ऑनलाइन मनी गेमिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि प्रोहिबिटेड है रहेगा। और इंडस्ट्री का रिस्पांस क्या है कि जो ये एसोसिएशन हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी है इनकी गवर्नमेंट के साथ। तो इस पहले जो है अपोज किया था जो है गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स हैं इसको प्रोहिबिट करने का, और स्टेट जैसे कि कर्नाटका ने ट्राई किया था ये बैन, लेकिन इंडस्ट्री जो है कोर्ट स्टे उसको मिल गया था। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि गवर्नमेंट जो है मूव है ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सके, एडिक्शन कंट्रोल किया जा सके और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कंट्रोल हो सके। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली होम मिनिस्टर टू इंट्रोड्यूस 3 बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हेल्ड ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। तो क्या है न्यूज़, बेसिकली यहाँ पे 3 बिल्स प्रपोज किए गए हैं ताकि मिनिस्टर्स जो कि सीरियस क्रिमिनल चार्ज फेस करते हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो इंट्रोड्यूस किया गया वेडनेसडे को लोकसभा में। तो की प्रोविजंस क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130th बिल 2025 की बात कर रहे हैं।
इसमें जो अप्लाई होगा ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स पे, यूनियन मिनिस्टर्स पे, चीफ मिनिस्टर्स पे, स्टेट मिनिस्टर्स पे, यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर्स पे। तो कंडीशन क्या रहेगी कि अगर वो अरेस्ट होते हैं या डिटेन होते हैं 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए, और जो है किस पे अप्लाई होगा कि जो चार्जेस हैं जो पनिशेबल हैं, जो 5 ईयर से ज़्यादा या उस इक्वलेंट के इम्प्रिजनमेंट के लिए, और एक्शन क्या लिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे ऑन द 31st डे। और रिमूव कौन करेगा? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। चीफ मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को गवर्नर रिमूव करेगा, और चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जो यूनियन टेरिटरीज़ के उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अथॉरिटी है रिमूवल के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब रिलीज़ हो जाए वो कस्टडी से। और इसके लिए सपोर्टिंग बिल्स जो हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, तो ये प्रोसेस डिफाइन करते हैं बेसिकली रिमूवल का सीएम्स और मिनिस्टर्स का इन जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी में। और इसके पीछे रैशनल क्या है कि बेसिकली मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो होप्स हैं और एस्पिरेशंस हैं पीपल्स की, और उसका मिसयूज़ होता है तो उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उनका कंडक्ट जो है वो बियॉन्ड सस्पिशन होना चाहिए। और अगर सीरियस क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं तो उनका कंटिन्यूएशन अगर होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अंडरमाइन करता है, गुड गवर्नेंस हिंडर होता है, और पब्लिक ट्रस्ट भी इरोड होता है। तो करेंटली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर सच रिमूवल। तो ऐसा अमेंडमेंट जो ज़रूरी है, और ये बिल्स ज़रूरी हैं ऐसा बोलना है। और सिग्निफिकेंस इनका क्या है कि एक पहला क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होगा जो कि रिमूव करेगा मिनिस्टर्स को जो अंडर कस्टडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बिल अलाउइंग लीज होल्डर्स टू माइन रेयर मिनरल्स पास्ट। तो यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2025 की बात हो रही है। तो इसमें की प्रोविजंस क्या है कि ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट की वो प्रमोट कर सके मिनरल ट्रेडिंग और मार्केट्स वाया मिनरल एक्सचेंजेस, और लीज होल्डर्स अलाउड होंगे ताकि वो ऐड कर सकें रेयर मिनरल्स को, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया एग्जिस्टिंग माइंस में, और कोई भी एक्स्ट्रा रॉयल्टी जो है वो पे नहीं करनी होगी। और नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है उसको रीनेम किया गया है, क्या नाम रखा गया उसका? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो NMET को NMEDT कर दिया गया है, और क्रिटिकल मिनरल पुश के लिए किया गया है। और गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया 24 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, और लॉन्च किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो है मिशन। फोकस क्या रहेगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसको बढ़ाना और ऑफशोर माइनिंग को इंक्लूड करना। डिमांड एरियाज़ इसके बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के क्या क्या रहते हैं? जो स्मार्टफोन्स बनते हैं, इससे लैपटॉप्स, एविएशन में यूज़ होता है, स्पेस टेक में, एग्रीकल्चर में। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि ये रिफॉर्म जो है रेवोल्यूशनरी है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। सिग्निफिकेंस यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा, क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट जो है वो कम होंगे हमारे, और सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को हाईटेक और डिफेंस में, और हेल्प करेगा इंडिया मीट करे वो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नो चेंज इन ताइवान पॉलिसी सेज इंडिया आफ्टर चाइना रीड आउट। तो ताइवान के बारे में, स्टेटस के बारे में है कि जो चाइना का बोलना है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है इम्प्रूव कर रहे हैं और नॉर्मलाइजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और ताइवान जो है वो पार्ट है चाइना का, ऐसा चाइना का बोलना है। तो इंडिया का क्लैरिफिकेशन क्या है कि इंडिया का कोई भी चेंज नहीं है इंडिया की ताइवान की पॉलिसी पे, और इंडिया ने बोला कि जो है ताइवान के साथ इंडिया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल टाइज जो है मेंटेन करता है, जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मेंटेन करता है। और इंडिया एंडोर्स नहीं करता है कि ताइवान जो है पार्ट है चाइना का। और जो ये फ्रेज़ है ताइवान, जो चाइना का फ्रेज़ है ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, उसको इंडिया एंडोर्स नहीं करता है। ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है कि कोई पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं है हमारी तरफ से जो ताइवान को है उसको, और इंडिया का स्टैंड अनचेंज है। तो मैटर क्यों करता है कि एक डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी है, इंडिया डायरेक्ट जो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन है ताइवान को उसको अवॉइड करता है और फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी, लेकिन ऑफिशियली रीअफर्म नहीं किया कभी। और इकोनॉमिक टाइज जो है वो ग्रो हो रही हैं, जैसे कि ताइवान के साथ, किसमें सेमीकंडक्टर्स में, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन ताइवान के साथ। और ये बैकड्रॉप क्या है कि बेसिकली बॉर्डर टेंशन जो LAC में हुआ, गलवान में, तो इंडिया बैलेंस कर रहा है चाइना के साथ रिलेशन, और वहीं ताइवान के साथ भी ट्रेड डीपन कर रहा है। तो एक मिडिल पाथ अपना रहा है इंडिया,
और ताकि जो है कोई भी प्रोवोकेशन नहीं करना चाइना को, लेकिन ताइवान के साथ जो है रिलेशंस और टाइज जो है वो अलाइव रखना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इसरो मूव्स हैवी लिफ्ट रॉकेट देन दैट कैन कैरी पेलोड्स ऑफ 75,000 kg। तो यहाँ पे बेसिकली इसरो में कुछ चेंजेस हैं कि इसरो का जाइंट लीप जो फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ वो बताए गए हैं कि जो पहले उसके SLV-3 रॉकेट्स थे जिसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, तो अब उससे कैसे इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है हैवी लिफ्ट रॉकेट की तरफ। जो SLV-3 था ये 1980s में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल था। फिर उसके बाद में जो जस्ट 35 किलो लोड ले जा सकता था, अब इसरो क्या है कंसीव कर रहा है हैवी लिफ्ट रॉकेट जो 75,000 तक kg तक ले जा सके पेलोड। और ये बेसिकली इंक्लूड करेगा जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो रॉकेट की उसकी रिकवरेबल हो। और दूसरा जो प्लान है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और गगनयान का, तो गगनयान प्रोजेक्ट बेसिकली एडवांस स्टेज में है जिसका कि फर्स्ट अनमैन्ड मिशन जो है अभी जल्दी होने वाला है। टारगेट है कि जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस में ले जाया जा सके और उनकी दोबारा से री एंट्री कराएं एटमॉस्फेयर में। और जो दूसरा प्लान है चंद्रयान और मून मिशन के बारे में कि चंद्रयान 4 जो है अप्रूव हो गया है और इसका टारगेट 2040 रखा गया है। और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को बेसिकली लैंड कराना मून पे और उनको रिटर्न कराना सेफली, और ये फुल्ली इंडिजिनस मिशन होगा। और एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, इंडियन स्पेस स्टेशन, टाइमलाइन जिसका 2035 दिया गया है। और इनिशियल मॉड्यूल जो है इसका लॉन्च हो सकता है एज अर्ली एज 2027 ऐसा बोलना है। और तो एम क्या है कि इंडिया का परमानेंट प्रेजेंस बनाना जो इंडियन स्पेस स्टेशन है उसके थ्रू स्पेस में। प्लानिटरी मिशंस की बात करें तो वीनस ऑर्बिटर मिशन अप्रूव हो गया है टू स्टडी द वीनस। और इंडिया कंटिन्यू कर रहा है प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन स्ट्रीक जो आफ्टर मार्स मून सन इनका तो स्टडी कर ही रहा है। वीनस के लिए भी अप्रूव हो गया है मिशन। तो बिगर पिक्चर की बात करें तो इंडिया जो है अपने आप को अमंग टॉप 3 ग्लोबल स्पेस पावर्स जो है 2040 तक देखना चाहता है ना। तो फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ये आर्टिकल्स हम सेपरेट सेशन में कवर करेंगे दूसरा वीडियो में। फिर यहाँ पे बेसिकली जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक्शन प्लान नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रीज़ इवनली अक्रॉस स्टेट्स। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि एक पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो सबमिट किया उसने रिपोर्ट लोकसभा को, जिसने कि सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि वो एक ऐसा एक्शन प्लान बनाए ताकि जो इंडस्ट्री का स्प्रेड है वो बेसिकली इवनली हो सके सारे स्टेट्स में, ताकि जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस्ड हो और दैट इज़ नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट फ्यू रीजन्स। तो क्यों मैटर करता है कि कुछ अभी क्या है कि कुछ स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी अदर्स जो है वो पीछे हैं। और ये एक इम्बैलेंस डेवलपमेंट क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ जॉब, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा। तो अगर ये इंडस्ट्रीज़ को फेयरली स्प्रेड किया जाए जिसमें कि सारे स्टेट्स को बेनिफिट मिले तो मोर इक्विटेबल ग्रोथ हो पाएगा। तो कुछ अदर पॉइंट्स जो उन्होंने बोले कि एक डिसइन्वेस्टमेंट स्टक हो गया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्लान कि वो सेल करेगा, प्राइवेटाइज़ करेगा सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ जो कि लॉस मेकिंग है, लेकिन 2021 से कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ इसमें। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी की बात करें तो इसका एम था कि क्लोज़ करना या प्राइवेटाइज़ कर देना जो लॉस मेकिंग PSUs हैं नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स, होटल्स। तो गोल क्या था कि सेव करना गवर्नमेंट का मनी और यूज़ करना रिसोर्स एफिशिएंटली। प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो है इनका, और कोई भी नॉन स्ट्रेटेजिक PSU अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है उसका, और इन्वेस्टमेंट रेट भी बहुत लो है। तो इंडिया जो है हायर इन्वेस्टमेंट लेवल्स उसको चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टू सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और कमिटी ने गवर्नमेंट से बोला है कि वो स्पीड अप करे इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स को। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया इज़ 10% ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड। तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली इंडिया वांट्स टू बिकम अ बिग प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन जो कि क्लीन फ्यूल है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड। तो बाई 2020 जो ग्लोबल डिमांड है हाइड्रोजन की इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 100 मिलियन मेट्रिक टन्स, और इंडिया का टारगेट है कि इस 100 मिलियन मेट्रिक टन्स में जो है 10 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है सप्लाई वो कैप्चर करना, यानी 10% जो इसकी डिमांड है उसका। और ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, बेसिकली एक क्लीन फ्यूल है जो कि कार्बन एमिशंस नहीं करता है और जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल और ट्रांसपोर्ट्स में। और ये हेल्प करेगा बेसिकली रिड्यूस करने का डिपेंडेंस जो है ऑयल पे और कोल पे इंडिया का।
और पॉल्यूशन भी कट करेगा। तो क्या करने की ज़रूरत है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन मैकेनिज़्म और ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जो है बायर्स वो ट्रस्ट करें हाइड्रोजन को, ताकि वो ट्रूली ग्रीन है, और इंश्योर करें ऑफ टेक सर्टेनिटी मतलब इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज शुड बी रेडी टू एक्चुअली बाई एंड यूज़ ग्रीन हाइड्रोजन, और अनलॉक ग्रीन फाइनेंस, जैसे कि जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करे जो वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए, और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए मनी रेज किया जाए ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, सपोर्ट मिले मल्टीलेटरल बैंक्स की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं उस इस चीज़ के लिए।